अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कैसे हो आप लोग? फर्स्ट ईयर आज सर की छुट्टी है, सर किसी काम से गए हैं बाहर, तो उनका लेक्चर आज मैं रिप्लेस करूँगा। ठीक है, 1 घंटे के लिए मैं रिप्लेस करूँगा, 1 घंटे के लिए कोई और टीचर जो है वो रिप्लेस करेगा। ओके, सो इस पीपीटी में मैंने कुछ चेंजेस किए, वो चेंजेस हम आज देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस किए, आज वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जो आप लोग बार बार नोट्स का कह रहे थे, तो नोट्स जो है वो मैंने सारे अपलोड कर ली है। ठीक है, आप लोग की साइट के ऊपर, तो वो आप लोग जाके जो है वो देख सकते हो। ठीक है, साइट के ऊपर जो है वो जाके आप लोग अपने नोट्स जो है वो देख सकते हो। नोट्स मैंने अपलोड कर लिए। ओके, चलिए अब इस देखते हैं इसमें कौन कौन से चेंजेस मैंने किए। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो देखते हैं। इसमें से हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने पर्टूसिस के बारे में जो है वो पढ़ा था कि पर्टूसिस जो है ये कॉन्टेजियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। ठीक है, जो कि बॉडी टीला पर्टूसिस की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमने ये भी पढ़ा था कि ओके हमने ये भी पढ़ा था कि इसका फर्स्ट आउटब्रेक जो है वो 16वीं सेंचुरी में आया था। बॉडी टिलाकोटोसिस जो है वो 1906 में फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था। ठीक है, और 3000 या 3 लाख तक जो है वो डेथ्स जो है वो वर्ल्ड वाइड जो इसमें हो रही है। ठीक है, इसके अलावा एपिडेमियोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा ये एटियोलॉजी भी पढ़ा था कि बॉडीटिला पर्टोसिस की वजह से और रेयरली जो है ये बॉडीटिला पेरापर्टोसिस या ब्रोंकोसेप्टिका की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा था। तो ट्रांसमिशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसमिशन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है जो कि बॉडीटिला पर्टोसिस की वजह से हो रहा है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन एरोसोल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट की वजह से के ज़रिए जो है ये ट्रांसमिट होती है ये डिजीज़ थी। और 90% जो है वो जो नॉन इम्यून लोग हैं, जो लोग जिनके घर में जो है वो कोई बीमार है। ठीक है, तो 90% चांसेस है उनको कि ये डिजीज़ जो है ये उन्हें हो जाए। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन वगैरह के बारे में पढ़ा था। पैथोजेनेसिस भी हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद जो है वो हमने इसके 3 स्टेजेस पढ़े थे। ठीक है, ओके 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 ओके, यहाँ पे एक स्लाइड में और ऐड करूँगा। ठीक है, क्योंकि इसके 3 स्टेजेस हैं। चलें, एक ठीक है, इसके अलावा जो है फिर ये भी हमने देखे थे कि पर्टूसिस की कौन कौन से स्टेजेस हैं। ठीक है, और स्टेजेस के अंदर क्या क्या हो रहा है। पर्टूसिस के 3 स्टेज है। कैटरल स्टेज है, ठीक है, कैटेरल स्टेज है, पैरोक्सिमल स्टेज है। ठीक है, और कन्वालेसेंस है। ठीक है, कैटेरल के बारे में भी पढ़ा था। उसके अलावा जो है वो पैरोक्सिमल के बारे में पढ़ा था। कन्वालेसेंस के बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद इन्फेंट्स की ये चीज़ें ये भी पढ़ी थी। ठीक है, डायग्नोसिस की भी पढ़ी थी। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस भी हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिए थे। फिर एज के हिसाब से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, इस चीज़ को एक दफ़ा दोबारा देख लो। ठीक है, 2 चीज़ें हमारे पास, हम इसमें 2 चीज़ें देख रहे हैं। एक हम देख रहे हैं निमोनिया और दूसरा हम देख रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, अब ये जो ब्लैक कलर है ये किस चीज़ के लिए? ये निमोनिया के लिए है। ठीक है, और ये जो कलर है ये किस चीज़ के लिए? ये हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है। ठीक है, सो 6 मंथ से अगर बच्चों की उम्र कम है तो उनमें निमोनिया के 10% या 11% चांसेस है। ठीक है, लेकिन उनमें हॉस्पिटलाइजेशन उनको कितनी ज़रूरत है? उनको 60% जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। ठीक है, इस साइड पे जो है वो हम परसेंटेज देखते हैं और इस साइड पे जो है वो हम एज ग्रुप देखते हैं। ठीक है, सो अगर बच्चे की उम्र जो है वो 6 से लेकर 11 महीनों तक है तो उसको जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन, निमोनिया के चांसेस है 10% और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत 30% है। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट हम देखें 1 से 4 साल की उम्र में जो है वो निमोनिया के चांसेस जो है वो 5% तक आ जाती है। ठीक है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो 10 to 15% तक आ जाता है। ठीक है, इसी तरह जैसे एज जो है वो कम ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, तो इस वजह इसी तरह जो है वो चीज़ें कम होती जा रही है। ठीक है, सो उसके बाद जो है वो हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। तो मैनेजमेंट हम इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं? हम इसमें सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। ठीक है, सपोर्टिव केयर के अलावा हम हॉस्पिटलाइजेशन कर लेते हैं। उसके अलावा जो है वो आइसोलेट कर लेते हैं पेशेंट को, एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी देते हैं और इम्यूनाइजेशन देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो है इसमें मैंने थोड़ी सी जो है वो चेंजेस की है। ठीक है, इसको एक दफ़ा जो है वो दोबारा देख लो। ठीक है, इन चेंजेस को जो है वो हम दोबारा देख लेते हैं कि कौन कौन से चेंजेस जो है वो किए मैंने आज। ठीक है, मैनेजमेंट हम इसको किस तरह मैनेज करेंगे? सबसे पहले हमने कहा कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन की इंडिकेशंस क्या है? द इंडिकेशन फॉर हॉस्पिटलाइजेशन इन इन्फेंट इन चिल्ड्रन विद पर्टूसिस इन्फेक्शन और सस्पेक्टेड पर्टूसिस इन्फेक्शन इंक्लूड, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है,
इन चीज़ों की वजह से अगर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ रहा है, बच्चे को जो है वो टिकेपनिया हो रहा है, बच्चा जो है वो रिट्रैक्शंस कर रहा है, ठीक है, उसकी चेस्ट जो है वो रिट्रैक्ट हो रही है, अंदर जा रही है, ठीक है, मुश्किल से वो सांस ले पा रहा है, ठीक है, अगर ये नेजल फ्लेयरिंग, ठीक है, ये जो नोज के फ्लेयरिंग्स है ना, अगर ये वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, ग्रंटिंग कर रहा है पेशेंट जो है, या एसेसरी मसल जो हमारे स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड मसल्स हैं, अगर वो यूज़ कर रहा है, तो पेशेंट को या बच्चे को जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर निमोनिया है, ठीक है, अगर बच्चा जो है वो दूध नहीं पी रहा, ठीक है, इसके अलावा जो है वो एपनिक हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा जो है वो अगर साइनोसिस हो रहा है, ठीक है, सीजर्स आ रही हैं, ठीक है, या अगर उसका एज जो है वो 4 महीने से कम में, तो उस बच्चे को जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा हम आइसोलेशन देखते हैं, तो आइसोलेशन इसमें हम किस तरह करते हैं, पेशेंट को हम इसमें आइसोलेट करते हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस देखेंगे। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या है? स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस ये है कि जो हम सबके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या है जो हम सबके लिए यूज़ करते हैं, वो क्या है, वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है। इसके अलावा हमने जो है वो ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस भी देखने हैं। ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस क्या है? ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस में ये कहते हैं कि आपने मास्क लगाना है, ठीक है, विद इन 3 फीट जब आप पेशेंट के पास आते हो तो आपने मास्क लगाना है। सो आपने स्टैंडर्ड और ड्रॉपलेट दोनों प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए जो बच्चे जो है वो पर्टूसिस की शिकार है, ठीक है, और जो बच्चे जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है। अब ये प्रिकॉशंस आपने कब यूज़ करनी है, ये पेशेंट को आइसोलेट कब करना है, ठीक है। सो दीज प्रिकॉशन शुड बी इन इफेक्ट अंटिल 5 डेज ऑफ इफेक्टिव थेरेपी हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। जब आपने अब आपने क्या करना है, 5 डेज आपने थेरेपी दे दिया, ठीक है, 5 दिन स्टार्ट से तो आपने ये चीज़ें करनी है, स्टार्ट से आपने ये सारी प्रिकॉशंस जो है वो यूज़ करनी है, ठीक है। कब तक करनी है? तब तक करनी है जब तक जो है वो आपने ट्रीटमेंट देना शुरू किया, और जब आप 5 दिन इफ़ेक्टिव थेरेपी दे देते हो ना, 5 दिन इफ़ेक्टिव थेरेपी तक जो है ये आपने तब तक ये प्रिकॉशन जो है ये यूज़ करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो आपने क्या करना है, अगर आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रहे, आप जो है वो पेशेंट को जो है वो मेडिसिन्स नहीं दे रहे, ठीक है, तो आप जो है वो फिर 3 हफ़्ते तक जो है ये सिम्पटम्स से लेके 3 हफ़्ते तक जो है वो आप ये प्रिकॉशंस जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपने मेडिसिन देनी है तो 5 दिन तक, मेडिसिन से शुरू होने से 5 दिन तक जो है वो आपने प्रिकॉशंस यूज़ करनी है। अगर आप मेडिसिन नहीं दे रहे तो सिम्टम से लेके 3 हफ्तों तक जो है आपने ये प्रिकॉशंस यूज़ करनी है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? और ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? प्रीवियस स्लाइड रिपीट कर दो, ओके। सो हीरा, हम पर्टूसिस का मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पर्टूसिस का आपने किस तरह मैनेज करना है? एक तो आपने पेशेंट को सपोर्टिव केयर देना है, दूसरा आपने क्या करना है, पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना है, ठीक है, पेशेंट को फिर आइसोलेट करना है, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देनी है, और साथ साथ में इम्यूनाइजेशन करनी है, ठीक है। सो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की कुछ इंडिकेशंस है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें होगी, तो आपने पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना है, ठीक है। तो अगर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ रहा है बच्चे में, ठीक है, बच्चा जो है वो टिकेपनिक हो रहा है, ठीक है, बच्चा जो है वो रिट्रैक्शंस आ रही है बच्चे के, ठीक है, बच्चे जो है वो नेज़ल फ्लेयरिंग यूज़ कर रहा है, ठीक है। नेज़ल फ्लेयरिंग क्या है? नेज़ल फ्लेयरिंग ये जो नोज़ की ये चीज़ें हैं ना, ये जो नोज़ की ये स्टार्टिंग है, ठीक है, इनिशियल ये यूज़ करेंगे, ठीक है। जब वो सांस लेगा तो ये जो है ये मूव करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो प्रेशर ग्रंट कर रहा है, ठीक है, एसेसरी मसल्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, निमोनिया है उसे, बच्चा जो है वो कुछ खा पी नहीं रहा, ठीक है। इसके अलावा उसे सीजर्स आ रही हैं, या जो है उसकी उम्र जो है वो 4 महीने से कम है, तो आपने क्या करना है, आपने हॉस्पिटल में बच्चे को एडमिट करना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज आइसोलेशन। आइसोलेशन में क्या है कि आइसोलेशन में आपने डिफरेंट प्रिकॉशंस यूज़ करनी है। स्पेशल जो ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस है वो भी यूज़ करने हैं, ठीक है, और इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस भी यूज़ करने हैं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस वो प्रिकॉशंस है जो कि हम सबके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो आपने वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो है वो यूज़ करनी है, ठीक है। ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस किस तरह यूज़ करनी है? आपने जब भी पेशेंट के पास जाना हो तो आपने 3 फीट की दूरी पर जो है वो आपने मास्क पहनना है, ठीक है। और ये प्रिकॉशंस आपने कब तक रखने हैं? जब आप पेशेंट आपके पास आता है और आप उसको मेडिसिन देना शुरू कर देते हो, जब आप 5 दिन तक मेडिसिन दे देते हो ना, तो उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं है। तब तक 5 दिन की मेडिसिन तक जो है वो आपने ये प्रिकॉशंस इस्तेमाल करने, उसके बाद जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा अगर आप पेशेंट जो है वो आपके पास पड़ा है, वो पेशेंट जो है वो अनट्रीटेड पेशेंट है, ठीक है, आप उसे मेडिसिन नहीं दे रहे, तो अनट्रीटेड पेशेंट में जो है वो आपने 3 हफ्तों तक अनसेट ऑफ सिम्टम्स से लेके 3 हफ्ते तक जो है वो आपने क्या करना है, पेशेंट के लिए आपने ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस या ये जो ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस है ये आपने यूज करनी है। ओके, द नेक्स्ट वन इज डिस्चार्ज क्राइटेरिया। अब पेशेंट को आपने डिस्चार्ज करना है, डिस्चार्ज के लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, ठीक है। डिस्चार्ज के लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया जो डिस्चार्ज के लिए वो क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया डिस्चार्ज के लिए वो है एबिलिटी टू टॉलरेट कफिंग एपिसोड विदाउट बिकमिंग हाइपोक्सिक और ब्रेडिकार्डिक। Most infants who are admitted into the hospital with pertussis continue to have coughing paroxysms after discharge. आपने क्या करना है, अपने पेशेंट को देखना है, बच्चे को देखना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बच्चा जब पर्टूसिस के साथ आता है, मैंने पर्टूसिस का मतलब ये वुफिंग कफ, तो इसका मतलब है पर्टूसिस में कफिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब बात ये है असल में कि जब आपके पास पेशेंट आया, ठीक है, हॉस्पिटल में जो है वो आपने एडमिट किया, ठीक है, तो वो कफिंग कर रहा है। अब ये भी हो सकता है कि घर जाके भी वो कफ करे, ठीक है। सो आपने देखना है कि आया ये बच्चा कफ के साथ जो है ये हाइपोक्सिक तो नहीं हो रहा, ब्लूइश तो नहीं पड़ रहा, नील तो नहीं पड़ रहा, ठीक है। या आपने ये देखना है कि कफ के साथ इस बच्चे का हार्ट रेट कम तो नहीं हो रहा। सो आपने 2 चीज़ें देखनी, अगर कफ के साथ जो है वो हार्ट रेट कम हो रहा है, अगर कफ के साथ जो है उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो फिर आपने इस बच्चे को घर नहीं भेजना, ठीक है। लेकिन अगर ये 2 चीज़ें जो है ये नॉर्मल है, ठीक है, वो कफ कर रहा है लेकिन इन 2 चीज़ों पे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब है आप बच्चे को डिस्चार्ज करके घर भेज सकते हो। द नेक्स्ट वन इज एबिलिटी टू ईट इनफ टू गेन वेट। सबको क्लियर नहीं है या किसी एक बच्चे को इशू है? क्लियर है, ओके। सो आपने दूसरा क्या चेक करना है, द एबिलिटी टू ईट इनफ टू गेन वेट। बच्चा जो है वो सही तरह का पी रहा हो तो आपने डिस्चार्ज कर लेना है। द नेक्स्ट वन इज रिलायबल केयर टेकर हु आर कंफर्टेबल केयरिंग फॉर द चाइल्ड एट होम। उसका एक रिलायबल केयर टेकर होना चाहिए। रिलायबल केयर टेकर का क्या मतलब है, उसकी माँ है, उसका बाप है, उसकी बहन है, उसकी दादी है, जो भी है, जो उसके घर वाले हैं, ठीक है। जो ठीक है, सो जो उसके घर वाले है ना, अगर वो रिलायबल है, वो कह सकते हैं कि वो ये कहते हैं कि हम जाके इस बच्चे का ख्याल रखेंगे घर में, तो आप जो है वो बच्चे को डिस्चार्ज कर सकते हो, ठीक है। साकिब क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही। साकिब आपको आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। साकिब आपको आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज, मुझे बताओ ज़रा। सो एश्योरेंस ऑफ क्लोज आउट पेशेंट फॉलो अप, ठीक है, और आपने इसके साथ उसे घर भेजना है कि फॉलो अप के लिए आपने दोबारा ओपीडी में चेक करवाना है, ठीक है। सो पेशेंट का डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है, पेशेंट को आपने देखना है कि कफ के साथ उसका हार्ट रेट या उसका ऑक्सीजन लेवल कम तो नहीं हो रहा। अगर कम हो रहा है, ठीक है, तो आपने पेशेंट को नहीं भेजना घर। लेकिन अगर वो ठीक है, ठीक है, विदाउट कफ या विदाउट विदाउट ब्रेडिकार्डिया या विदाउट हाइपोक्सिया जो है वो कफिंग कर रहा है, तो ठीक है, आप उसे घर भेज सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन, बच्चा जो है वो सही तरह का पी रहा है, अब ठीक है, तो आप उसे घर भेज दो, ठीक है, या उसके घर वाले कह रहे हैं कि हम इसका घर में जो है वो सही तरह ख्याल रख सकते हैं, तो फिर आप घर भेज सकते हो उसे, ठीक है। और नेक्स्ट आपने साथ साथ ये कहना है कि आपने जो है वो चेकअप के लिए जो है वो दोबारा चेक कराने जो है वो आना है, ठीक है। तो दोबारा चेक कराने पे आमादा करके जो है उन्हें जो है वो वापस जो है वो लेके आना है आपने, ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज
फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन। अब फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन क्या है? Infant in children with frequent paroxysms of cough may have increased fluid and energy need, which can be difficult to meet if the infant is coughing or vomiting. अच्छा, अब क्या होगा जब बेबी बार बार जो है वो कफिंग कर रहा है, ठीक है, बेबी जो है वो बार बार कफिंग कर रहा है, ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा, बार बार कफिंग के साथ जो है वो उसका फ्लूइड और एनर्जी डिमांड जो है वो इंक्रीज होंगे, ठीक है। जब वो क्या कर रहा है, जब बेबी बार बार कॉन्टिन्यूसली कफ कर रहा हो ना, तो कफ के साथ जो है वो क्या होगा, उसका एनर्जी और उसका फ्लूइड डिमांड जो है वो बढ़ेगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अब उस इंक्रीजमेंट की वजह से क्या है, उसकी नीड्स जो है वो अप जा रही है, ठीक है, उसकी नीड्स अप जा रही हैं। जब उसकी नीड्स अप जा रहे हैं तो आपने साथ साथ जो है वो न्यूट्रिशन को भी अप करना है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि जब कफिंग होगी, ठीक है, तो कफिंग के साथ फ्लूइड और एनर्जी दोनों का डिमांड बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड के साथ साथ आपने उसे ज़्यादा फ्लूइड देना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देना है या ज़्यादा एनर्जी देनी है या ज़्यादा खुराक देना है, तो अगर बच्चा जो है वो कॉन्टिन्यूसली कफ कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली जो वो वॉमिटिंग कर रहा है, ठीक है, आप कुछ भी दे रहे हो वो जो है वो बाहर निकाल रहा है, आप कुछ भी दे रहे हो वो बाहर निकाल रहा है, ठीक है, तो आप जो उसकी एनर्जी नीड्स को या आप उसके फ्लूइड्स की नीड्स को जो है वो मीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने एनजीओ ट्यूब पास करना है, ठीक है, और उस एनजीओ ट्यूब के जरिए जो आपने एंट्रल फीडिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। अब एंट्रल फीडिंग क्या है? एंट्रल फीडिंग इज एंटेरल फीडिंग। एंटेरल फीडिंग मतलब आपने जीआई ट्रे के अंदर एक ट्यूब प्लेस कर देना है और उस ट्यूब के जरिए जो है आपने उसे न्यूट्रिशन जो है वो या न्यूट्रिएंट्स जो है वो देने हैं। क्लियर है? क्लियर है? ओके। बच्चों, पॉइंट क्लियर है आप, या दोबारा एक्सप्लेन कर लो? क्लियर है। साकिब, आपने मुझे बताया नहीं, आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? साकिब, आपको आवाज़ आ रही है? साकिब, आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है, मुझे बताएं आप। ओके। द नेक्स्ट वन इज एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी को स्टार्ट करने के लिए कुछ इंडिकेशंस है, ठीक है। इंडिकेशंस क्या है? आपने एंटी माइक्रोबियल थेरेपी कब स्टार्ट करनी है? द फर्स्ट इंडिकेशन इज कल्चर और पॉजिटिव पीसीआर विद इन 3 वीक ऑफ कफ ऑनसेट। बच्चा जो है वो कफ कर रहा था, ठीक है, आपने उसके कल्चर्स कराए, ठीक है, आपने उसका पीसीआर कराया, ठीक है। 1 साल से कम बच्चा था, ठीक है, 1 साल से कम उम्र का बच्चा था, ठीक है, आपने क्या किया, उसका कल्चर और पीसीआर करवाया विद इन 3 वीक्स ऑफ कफ। जब उसका कफ स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब उसे जो है उसने खांसी शुरू की, तो उसके 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपने कल्चर कराया, आपने पीसीआर कराया और वो पॉजिटिव आया, तो आपने एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी जो है वो स्टार्ट करनी है। द नेक्स्ट वन इज, अगर बच्चा जो है वो 1 साल से, अच्छा, अगर 1 साल से ज़्यादा है, ठीक है, अगर 1 साल से ज़्यादा है और 3 हफ्ते तक जो है वो कफ ऑन सेट हुआ, तो आपने कल्चर और तो आपने वो एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी जो वो स्टार्ट करनी है, ठीक है। अगर 1 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको फिर 6 वीक्स तक हम देखते हैं, ठीक है। अगर 1 साल से ज़्यादा है तो 3 वीक्स का टाइम है, अगर 1 साल से कम है तो 6 वीक्स का टाइम है, ठीक है। इस टाइम के अंदर आपने कल्चर कराना है, ठीक है, आपने पीसीआर कराना है। अगर दोनों में से कोई एक पॉजिटिव आता है तो आपने उसे एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है। The next one is infant in children with a clinical diagnosis of pertussis with or without laboratory confirmation who had symptoms less than 21 days। कि इस वीक के लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिएगा, हमारी एरिया में नेटवर्क इशू। अच्छा, अक्सा कह रही है, अच्छा ठीक है अक्सा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो आज अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। अगर आज अपलोड नहीं हुए, ठीक है, तो फिर जो है वो हम क्या करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो है वो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। अगर इस वीक में अपलोड हो गए तो ठीक है, ना हुए तो फिर जो है वो हम नेक्स्ट वीक में जो है वो अपलोड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, क्या एक बच्ची का कोई क्वेश्चन है, कौन है? निम्रा। निम्रा कह रही है कि पीसीआर की नीड क्यों होती है। देखो निम्रा, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम कल्चर करा लेते हैं, ठीक है, स्वेब ले लेते हैं, ठीक है, उसका कल्चर कर लेते हैं, ठीक है, या ब्लड ले लेते हैं, ब्लड का जो है कल्चर कर लेते हैं, ठीक है। अगर उसमें जो है वो सिलेबस तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया,
सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ठीक है। सो कल्चर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो हम सिलेबस से आगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे, फिर वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। जो नॉर्मल चीज़ें जो कि नॉर्मल लाइफ में लोग आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, निम्रा का क्वेश्चन है कि कल पीसीआर की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कल्चर करा लेते हैं, कोई स्वेब ले लेते हैं, कोई जो है वो ब्लड ले लेती है, ठीक है, और उसका कल्चर करा लेते हैं। अगर कल्चर में पता चल गया तो ठीक है, अगर नहीं चला तो उसके बाद हम पीसीआर कर लेते हैं। पीसीआर क्या है, पीसीआर इज पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। अब पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन जो है ये वो टेस्ट है जिसके जरिए हम जो है वो एंटीजन को डायरेक्टली जो है वो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। हम ये नहीं देखते कि बॉडी के अंदर जो है उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम या बॉडी के, हम ये नहीं देखते कि बॉडी में जो है उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज बने या नहीं बने, ठीक है। एंटीबॉडीज के साथ हमारा कोई काम नहीं होता, हमारा डायरेक्ट अटैक जो है वो किस चीज़ पे होता है, हमारा डायरेक्ट अटैच होता है एंटीजन के ऊपर, ठीक है, और एंटीजन को हम जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। निम्रा समझ आ गई। अगर कल्चर में जो है वो पता नहीं चल रहा, ठीक है, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, पीसीआर कर लेते हैं, ठीक है। पीसीआर में हम क्या करते हैं, पीसीआर जो है वो वैलिड टेस्ट है, ठीक है। पीसीआर में हम ये कर लेते हैं कि हम डायरेक्टली जो है वो एंटीजन के ऊपर अटैक कर लेते हैं, ठीक है। हमारा एंटीबॉडीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता कि एंटीबॉडीज इसके खिलाफ बने या नहीं बने, ठीक है। हम बस ये देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म मौजूद है या नहीं मौजूद, ठीक है। सो अगर बेबी जो है वो कफ कर रहा है, ठीक है, और अगर 1 साल से कम उम्र का है तो आपने 6 हफ्ते तक, जो आप 6 हफ्ते तक ये दोनों टेस्ट करा सकते हो, ठीक है, कर सकते हो आप दोनों। अगर बच्चा जो है वो कफ कर रहा है, ठीक है, और 1 साल से उसकी उम्र ज़्यादा है, ठीक है, तो आप 3 हफ्तों तक जो है वो ये दोनों टेस्ट जो है ये कर सकते हो, ठीक है, करा सकते हो कहीं से भी। इसके अलावा जो है अगर बेबी जो है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ठीक है, बेबी जो है वो लेबोरेटरी कंफर्मेशन नहीं है उसकी, आपको नहीं पता कि आपने टेस्ट वगैरह नहीं कराई, लेकिन आपको लग रहा है कि उसके साइन सिम्टम से लग रहा है कि बेबी जो है वो 21 दिन से अगर कम टाइम के लिए जो है उसकी साइन सिम्टम्स आ रही है, तो आपने क्या करना है, आपने उसे एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी जो है वो दे देनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर 21 डेज से ज़्यादा सिम्टम्स आ रही है, पर्टिकुलरली दोस्त हु आर लाइकली टू बी इन कंटेक्ट विद हाई रिस्क इंडिविजुअल, ठीक है, अगर 21 डेज से जो है वो सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, फिर आपने देखना है कि आया इन बच्चों का जो है वो हाई रिस्क इंडिविजुअल के साथ कोई कॉन्टैक्ट है कि नहीं है। तो अगर हाई रिस्क इंडिविजुअल के साथ उनका कोई कॉन्टैक्ट है तो फिर भी आपने एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी जो है वो दे देनी है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अर्ली ट्रीटमेंट। जितना जल्दी जो है वो हम इसे ट्रीट करेंगे उतनी जो है वो अच्छी बात है, ठीक है। जितनी जल्दी जो है वो अगर 7 दिन के अंदर अंदर हम जो है वो एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है वो फिर क्या होता है कि सिम्टम्स जो है वो सिम्टम्स की सिवेरिटी को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा जो है वो हम ट्रीटमेंट जो है वो कौन-कौन से दे सकते हैं, तो वो ऑलरेडी हमने जो है वो डिस्कस किया था, ठीक है, कि क्या हमने जो है वो जो एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी देनी है, उसमें हमारा जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि हमने नेज़ोफेरेंजियल कैरियर को क्या करना है, इरेडिकेट करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। सो अगर आपने एरिथ्रोमाइसिन देना है तो एरिथ्रोमाइसिन जो है वो आपने 14 डेज़ के लिए देनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप न्यू मैक्रोलाइड्स यूज़ करते हो, जिस तरह एजिथ्रोमाइसिन है, क्लेरेथ्रोमाइसिन है, तो आपने 5 से 7 दिन के लिए ये देनी है, ठीक है। इसके अलावा इज़िथ्रोमाइसिन का जो मेन काम होता है वो जो नेज़ोफेरेंजियल कैरेज है ना वो ख़त्म कर देता है बहुत जल्दी, ठीक है। लेकिन इज़िथ्रोमाइसिन की वजह एरिथ्रोमाइसिन की वजह से, ठीक है, इज़िथ्रोमाइसिन, ठीक है। लेकिन इज़िथ्रोमाइसिन की वजह से क्या होता है, इज़िथ्रोमाइसिन की वजह से जो वो पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन सल्फेट की वजह से असल में। सो एरिथ्रोमाइसिन सल्फेट की वजह से जो यंगर चिल्ड्रन है, जो 6 महीने से कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है वो पाइलोरिक स्टेनोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है, पाइलोरस जो है ये स्टमक का लास्ट पार्ट है। स्टमक के 3 हिस्से हैं, फंडस, बॉडी और पाइलोरस, ठीक है, फंडस, बॉडी और पाइलोरस, ठीक है। तो जो पाइलोरस जो लास्ट पार्ट है स्टमक का, ठीक है, उसके अंदर अगर ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है, तो उसे हम पाइलोरिक स्टेनोसिस कहते हैं। सो एरिथ्रोमाइसिन सल्फेट की वजह से पाइलोरिक स्टेनोसिस की चांसेस 6 महीने के से कम उम्र के बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इस वजह से जो है फिर हम अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव में हम ट्राइमेटोप्रिम या सल्फामेथोक्साजोल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी पेनिसिलिन्स है या जितनी भी जो ये सेफालोस्पोरिन्स हैं, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन जो सेफालोस्पोरिन्स है स्पेशली, ये जो है ये इन बच्चों में जो है या इन पेशेंट्स में जो है ये नॉन इफेक्टिव है, ठीक है। अब आप लोग ये भी देख सकते हो, ठीक है, कि कौन सी एज ग्रुप में हम कौन-कौन सी जो है वो
कौन सा ड्रग जो है वो दे सकती है, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन, इन तीनों की जो है वो हम एक कंपैरिजन निकालते हैं। तो अगर 1 मंथ से कम बच्चा है तो आप एजिथ्रोमाइसिन 10 mg/kg की पर डे के हिसाब से जो है वो आप दे सकते हो, ठीक है। एरिथ्रो जो है उनके लिए ज़्यादा प्रेफर नहीं है, ठीक है। क्लेरिथ्रो जो है वो उसका सेफ्टी डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो ये हम रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा 1 to 5 मंथ्स का अगर बच्चा है तो आप जो है वो क्या कर सकते हो, आप जो है वो 10 mg/kg पर डे के हिसाब से जो है वो आप दे सकते हो, ठीक है। 5 दिन के लिए सिंगल डोज देना है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपने अगर इरिथ्रोमाइसिन भी इनको जो है वो 40 mg/kg पर डे के हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। 4 डिवाइड डोज में, ठीक है, 4 डिवाइडेड डोज में 10 mg जो है वो एक टाइम पे दे दो, 10 mg जो है वो किसी और टाइम दे दो, 10 mg जो है वो किसी और टाइम दे दो, हर 6 घंटे बाद जो आप 10 mg दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है वो क्लेरिथ्रोमाइसिन है तो 15 mg/kg पर डे के हिसाब से जो है वो आप 2 डिवाइडेड डोज में जो है वो दे सकते हो 7 दिन के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर बच्ची का उम्र जो है वो 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा है तो आप 10 mg/kg के हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। सिंगल डोज में जो है वो आप दे सकते हो, ठीक है। 5 mg/kg के हिसाब से अगर देना है तो फिर अ, 2 से लेके अच्छा कुछ पहले जो है वो आपने क्या करना है, पहला दिन जो है वो आपने 10 mg/kg के हिसाब से देना है, फिर बाकी जो 2 से लेके 5 दिन तक है वो आपने 5 mg/kg के हिसाब से जो आपने देना है, ठीक है। इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, वो 40 mg/kg के हिसाब से देते हैं। इसी तरह ये ड्रग्स जो है इनके एक कैलकुलेशन मैंने ऐड की है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये तीनों ड्रग जो है वो एक ही ग्रुप के ड्रग है, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और टेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये एक ही ड्रग, एक ही क्लास के ड्रग्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम जो है वो मैक्रोलाइड्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कंपैरिजन बनाने के लिए जो है मैंने ये स्लाइड जो है वो ऐड किया है, ठीक है, कि एज के हिसाब से जो है वो हम ड्रग्स को जो है वो किस तरह क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। सो इसको अभी आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सेकंड ईयर में या सेकंड ईयर से जब आप आगे जाते हो थर्ड ईयर में तो फिर आप लोगों को जो है इन ड्रग्स की डिफरेंस का जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट में अगर अभी से पता चला, ठीक है, तो अच्छी बात है, नहीं है तो इतना ज़्यादा जो है वो कपने की ज़रूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। हमारा एक्सपोजर हुआ, ठीक है, तो एक्सपोजर के बाद कौन कौन से प्रोफाइलेक्सिस जो है वो हम ले सकते हैं, ठीक है। सो एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस इज ट्रेडिशनली बीन यूज्ड टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन टू पर्सनल कांटेक्ट ऑफ पेशेंट विद प्रोटोसिस, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम जो पेशेंट्स के साथ जो लोग पर्सनल कांटेक्ट में हैं, ठीक है, या जो पेशेंट्स के साथ जो लोग क्लोज कांटेक्ट में हैं, ठीक है, उनको जो है वो हम एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस देते हैं, ठीक है। पुराना जो है एक तरीका है कि एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस जो है वो यूज़ होते हैं। अब सीडीसी जो रिकमेंड करती है, ठीक है, सीडीसी ने क्या रिकमेंड किया है कि प्रोफाइलेक्सिस जो है वो आपने फर्स्ट 21 डेज में जो है वो आपने देनी है, ठीक है, क्लोज कॉन्टैक्ट्स को, फैमिली मेम्बर्स को, केयर टेकर्स को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, ठीक है। इसके अलावा जो एक प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल हुआ था एरिथ्रोमाइसिन प्रोफाइलेक्सिस के, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन ने ये फाइंड किया कि एरिथ्रोमाइसिन जो है ये इतना जो है ये ऑफिंग कफ जो है या प्रॉक्सिमल कफ जो है इसको कम नहीं कर सकता, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन जो है वो प्रेफर एजेंट है प्रोफाइलेक्सिस के लिए, ठीक है। अगर आपने एज अ प्रोफाइलेक्सिस देना है तो एरिथ्रो ना दो, आप एजिथ्रोमाइसिन दे दो, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो कॉम्प्लिकेशंस में जो है वो जा सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, अपनी निमोनिया, सीजर इंसेफेलोपैथी एंड मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। अब ये चीज़ जो है कि हमने डिस्कस नहीं किया, पटोसिस साइकिल, ठीक है, ये हमने डिस्कस नहीं किया। सो आपने क्या देखना है, पटोसिस प्राइमरी वैक्सीनेटेड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। पटोसिस जो नॉर्मली है ना पहले साल में जो है वो हम क्या करते हैं, उसकी वैक्सीनेशन जो है वो कर लेते हैं। पटोसिस बूस्टर वैक्सीनेशन इन द सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ, दूसरा साल जब लाइफ का स्टार्ट हो जाए तो हम क्या करते हैं, पटोसिस का एक बूस्टर दे देते हैं। सो नो पटोसिस बूस्टर वैक्सीनेशन प्रोटेक्शन वियर अप विद टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो इस उम्र में जो है फिर एडल्टहुड में जो है वो पर्टोसिस की बूस्टर की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। कॉम्प्लिकेशन वाली स्लाइड अच्छा मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है, लेकिन वैसे ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इस वजह से मैंने जो है ये छोड़ दिया। हाइपोक्सिया हो सकता है, एपनिया हो सकता है, निमोनिया। अच्छा आप लोग एक दफ़ा रीड कर लो, मुझे बताओ इसमें कौन कौन सी चीज़ें मुश्किल है, मैं वो चीज़ें दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है। ये आप हमने एक दफ़ा ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। फिर भी अगर किसी चीज़ में इशू है तो आप लोग मुझे बताओ, मैं दोबारा जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ।
ओके, एटेलेक्टेसिस मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि एटेलेक्टेसिस इज द कोलैप्स ऑफ लंग्स, ठीक है। जब लंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, जब लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं उसे हम एटेलेक्टेसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस इज ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। जब नोज ब्लीड करता है ना, गर्मियों में आप लोगों ने कभी देखा होगा, जब नोज से अचानक जो है वो ब्लीडिंग निकलती है, ठीक है, तो जब नोज ब्लीड करता है उसे कहते हैं एपिस्टेक्सिस। नेक्स्ट, सबकुटेनियस सबकुटेनियस एम्फीसीमा। सबसे पहली बात ये है कि ओके, रेटिनल एंड सबकंजक्टाइवल हेमरेज, ठीक है। सारे लोग जो है वो अपने क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर लो, मैं सबको बारी बारी आंसर करता हूँ। आप लोग जो अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर लो। सबसे पहले जो है ये आपने जो क्वेश्चन किया, ठीक है, दो चीज़ें, सबकुटेनियस और एम्फीसीमा। सबकुटेनियस क्या है? सबकुटेनियस इज द टिश्यू बीनीथ द स्किन। स्किन के नीचे ये जो टिश्यूज होते हैं इसको हम सबकुटेनियस टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब एम्फीसीमा क्या है? एम्फीसीमा का मतलब है एयर का ट्रैप होना, ठीक है। सो चेस्ट कैविटी के ऊपर जो सबकुटेनियस लेयर है ना, उसके अंदर जो है वो एयर ट्रैप हो जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सबकुटेनियस एम्फीसीमा, ठीक है। समझ आ गई आपको? मरियम, आपको समझ आ गई? मैं यहाँ पे टाइप भी कर लेता हूँ। सबकुटेनियस क्या है? सबकुटेनियस रेफर टू द टिश्यू बीनीथ द स्किन एंड एम्फीसीमा रेफर टू द ट्रैप एयर, ठीक है। सो जब सबकुटेनियस टिश्यूज के अंदर एयर ट्रैप हो जाता है उसे हम सबकुटेनियस एम्फीसीमा कहते हैं। ओके, रेटिनल एंड सब कंजक्टाइवल हेमरेज, हीरा जफर का क्वेश्चन है। हीरा, रेटिना, रेटिना क्या है? रेटिना जो ये आई के अंदर जो लेयर होता है ना, ये क्या है? रेटिना है, ठीक है, जिसके ऊपर पिक्चर बनती है। आई के अंदर एक वो ऑर्गन जिसकी वो टिश्यू जिसके ऊपर जो है वो पिक्चर बनती है, वो क्या है? वो रेटिना है, ठीक है। और कंजक्टाइवा क्या है? ये हमारा कंजक्टाइवा। तो इस कंजक्टाइवा के ऊपर या रेटिना के ऊपर जो वो ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेज का मतलब है ब्लीडिंग, ठीक है। तो रेटिना या कंजक्टाइवा की ब्लीडिंग को हम क्या कहते हैं? रेटिना सबके रेटिना के ऊपर ब्लीडिंग हो सकती है, सब कंजक्टाइवल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो आईज के अंदर जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। कंजक्टाइवा, ये जो व्हाइटिश पार्ट है ये क्या है? ये कंजक्टाइवा है। अगर इसके अंदर इसकी वेसल जो है वो रप्चर हो जाए, ठीक है, इधर ब्लीडिंग हो जाए, तो वो क्या है? वो सब कंजक्टाइवल हेमरेज होगा। रेटिनल हेमरेज का मतलब है कि अंदर जिस टिश्यू के ऊपर हमारी पिक्चर बनती है, ठीक है, आई के अंदर अगर उधर हेमरेज होगा तो उसे हम रेटिनल हेमरेज कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मिस राहिल के पास थर्ड ईयर क्लियर है? ठीक है। सो पर्टूसिस का साइकिल हम देख रहे थे, ठीक है। तो पर्टूसिस का जो है वो हम क्या करते हैं? फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में जो है हम वैक्सीनेशन ले लेते हैं, सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ में जो हम बूस्टर ले लेते हैं, फिर इस एज के अंदर जो है वो फिर ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब इसके अलावा जो है हम इसमें कोई बूस्टर नहीं लगाते, तो बूस्टर जब हम नहीं लगाते तो इस उम्र के अंदर जो है वो फिर से जो है हमारी जो प्रोटेक्शन है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। टाइम के साथ साथ अडल्ट इन एडोलेसेंस serve as reservoir of pertussis infection, new parent present a heightened risk of transmission, ठीक है। तो इस वजह से जो न्यू पेरेंट्स हैं, ठीक है, या जो एडल्टहुड में हम या जब हम एडोलेसेंस में होते हैं तो हम जो है वो मेजर रिजर्वायर हो सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है ये डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो नॉन वैक्सीनेटेड और पार्शली वैक्सीनेटेड इन्फेंट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, अगर बच्चा जो है वो
अगर बच्चा पैदा हो जाए इनसे जो है, अगर वो बच्चा पैदा हो जाए और उस बच्चे को जो है वो हम वैक्सीनेशन ना दें, या हम एक दफ़ा वैक्सीनेशन दें फिर उसके बाद जो है उसको सही तरह फॉलो ना करें, तो इस बच्चे में जो है वो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस जो है वो हो सकती है। ठीक है। सो बच्चे क्या कहते हैं कि अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो इफ़ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड सो डोंट किस मी। ठीक है, अगर आप जो है आपने वैक्सीनेशन किया, नॉट वैक्सीनेटेड नो किसेस। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं। पर्टोसिस का साइकिल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब बेबी को हम क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में जो है वो क्या वैक्सीनेशन देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकेंड ईयर में जो है वो सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ में हम दोबारा बूस्टर दे देते हैं। फिर हम जो है वो बूस्टर नहीं देते। ठीक है, तो प्रोटेक्शन जो है वो आराम आराम से नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब हम एडल्टहुड में या एडोलेसेंस में पहुंच जाते हैं, ठीक है, ये देखो पहुंच जाते हैं, तो हम जो है वो मेजर रिजर्वायर्स होती है पर्टोसिस के लिए। ठीक है, फिर इन लोगों से जब ये बेबीज जो है ये पैदा होती है, ठीक है, तो ये बेबीज अगर हम उन्हें नॉन वैक्सीनेटेड या पार्शली वैक्सीनेटेड छोड़ दे तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आगे समझ। नेक्स्ट स्लाइड पे हम अब जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे अब क्या है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो बेबीज कह रहे हैं कि नॉट वैक्सीन, इफ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड सो डोंट किस मी। ठीक है, बच्चे क्या कह रहे हैं कि अगर आप आपने वैक्सीनेशन नहीं कराए तो मुझे किस जो है वो ना करें। हम इम्यूनाइजेशन देते हैं। ठीक है, इम्यूनाइजेशन के लिए ये एक स्लाइड जो है वो एक दफ़ा देख लो। ठीक है, कि हम कब किस एज ग्रुप में क्या देते हैं। 5 6 वीक टू 6 ईयर्स तक हमने क्या करना है, 5 डोजेस ऑन स्केजुअल और 4 डोजेस इफ द 4 डोजेस कंप्लीटेड एट 4 ईयर और ओल्डर। ठीक है, हमने क्या करना है, डीटीएफ वैक्सीन का हमने 5 डोज देनी है, या हमने जो है वो 4 डोज देनी है 4 साल तक। पैसिव रिजर्वायर का मतलब ये है कि उन्हें खुद कुछ नहीं हो रहा लेकिन वो दूसरों को डिजीज जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। खुद जो है वो हेल्दी नजर आ रही है, ठीक है, लेकिन वो दूसरों को डिजीज जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं पैसिव रिजर्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद 7 से 10 साल की उम्र में फिर उसके बाद हम जो है वो फिर इसके बाद हमने वैक्सीन नहीं लगाने। ठीक है, फिर हमने डी टेप लगाने, टी डेप लगाना है। ठीक है, सिंगल डोज हम लगाते हैं, इधर सिंगल डोज, इधर भी सिंगल डोज, इधर भी सिंगल डोज, इधर भी सिंगल डोज। ठीक है, तो ये एक दफ़ा सिर्फ आप लोग देख लो, अंडरस्टैंडिंग के लिए है बस। इसके अलावा हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, तो क्लोज कांटेक्ट प्रिवेंट करना है। ठीक है, जो लोग सेम घर में रहते हैं, जो फेस टू फेस जो है वो आपने, अगर आपका 3 फीट के अंदर अंदर जो है वो सिम्टोमेटिक पेशेंट के साथ जो है आपका इंकाउंटर होता है, तो आपने जो है वो खुद को जो है वो प्रिवेंट करना है। ठीक है, डायरेक्ट कंटेक्ट विद रिस्पिरेटरी ओरल और नेजल सिक्रीशन। ठीक है, इसके अलावा जो है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर आप आ रही हो, ठीक है, और पेशेंट के साथ आप घंटा या घंटे से ज़्यादा टाइम गुजारते हो, तो आपको जो है वो प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अब कुछ बेहतर हुआ ये लेक्चर? अब कुछ बेहतर हुआ ये लेक्चर? आई थिंक काफ़ी बेहतर हो गया होगा। ठीक है, नहीं नहीं, नेक्स्ट लेक्चर मेरा नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर कोई और टीचर लेगा। ठीक है, अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो, मैं तब तक आप लोग की अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लेता हूँ। ठीक है,
नहीं।